आईएमपी थ्योरम पढ़ते हैं यहाँ पे, कॉची रेसिड्यूस थ्योरम। इफ एफ ऑफ जेड बी एन एनालिटिक फंक्शन ऑन क्लोज कॉन्टूर सी एंड इनसाइड सी, ठीक है, एक फंक्शन दिया जाएगा एफ ऑफ जेड जो एनालिटिक होगा सी के ऊपर भी और सी के अंदर भी, और सी क्या रहेगा, एक क्लोज्ड सर्कल रहेगा, क्लोज्ड कॉन्टूर रहेगा, वो कर्व भी हो सकती है, सर्कल भी हो सकता है, ठीक है। एट फाइनाइट नंबर्स एक्सेप्ट एट फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट से एन, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक फंक्शन लेंगे यहाँ पर एफ ऑफ जेड जो कि एक क्लोज कॉन्टूर के ऊपर एनालिटिक होगा, यानी कि इसके बीच में आने वाले सारे पॉइंट के ऊपर वो क्या रहेगा, एनालिटिक रहेगा, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, सी के ऊपर, है ना, और इसके अंदर भी। मगर क्या होगा, कुछ पॉइंट ऐसे मिलेंगे यहाँ पर, कुछ पॉइंट ऐसे मिलेंगे जिसके ऊपर वो जो फंक्शन रहेगा एनालिटिक नहीं रहेगा, तो उसको कौन से पॉइंट कहते हैं, हम सिंगुलर पॉइंट कहते हैं, ठीक है। वही यहाँ पे दिया हुआ है कि एफ ऑफ जेड जो है एनालिटिक है क्लोज कॉन्टूर सी पर और उसके अंदर, मगर कुछ पॉइंट को छोड़कर, ठीक है, कुछ पॉइंट को छोड़कर, वो पॉइंट को ने एन कहा है। तो हम क्या बताएंगे कि अगर मुझे वो कॉन्टूर के रिस्पेक्ट के अंदर दिए गए फंक्शन का इंटीग्रेशन लेना है तो उसकी वैल्यू आती है 2πi समेशन ऑफ आर, 2πi इंटू समेशन ऑफ आर। सो 2πi तो पता है क्या रहता है, समेशन ऑफ आर जो है यहाँ पर क्या है, वो जो पोल मिल रहा है हमको, यानी कि वो जो सिंगुलर पॉइंट जो यहाँ पर पॉइंट मिल रहा है जिसके ऊपर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, उन सब का रेसिड्यूज का समेशन, उन सब की हम क्या करेंगे, रेसिड्यू निकालेंगे, उनका समेशन निकालेंगे, उसको क्या कहेंगे, हम आर बोलेंगे। समझ में आई बात। सो आर इज द समेशन ऑफ आर इज नथिंग बट सम ऑफ रेसिड्यूज एट पोल्स इनसाइड सी, ठीक है। यहाँ पर हमको एक चीज़ करने पड़ेगी, ठीक है। हम इसको प्रूफ किस तरह करते हैं देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ जेड बी एन एनालिटिक फंक्शन, बी एन एनालिटिक फंक्शन ये दिया हुआ है हमको ऑन सी एन इनसाइड सी, इनसाइड सी। तो हम यहाँ पर एक कोई भी क्लोज कॉन्टूर लेकर चल लेता हूँ मैं, इसको मैं डिनोट कर देता हूँ यहाँ पर सी से, इसको डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है ये इसके अंदर भी एनालिटिक है, लेकिन कुछ पॉइंट मिल रहा है ऐसे मुझे यहाँ पर देखो, तो मैं इसको कह देता हूँ A1 A2 A3 अप टू सो ऑन करके यहाँ पर मुझे कुछ फाइनाइट पॉइंट मिल रहा है AN, जिसके ऊपर जो फंक्शन है वो क्या है, एनालिटिक नहीं है, एनालिटिक नहीं है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसके अराउंड में ना मैं सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, इसके अराउंड में मैं सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, यानी कि इनको सेंटर मानकर मैं सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, क्या, ठीक है। अब इसको नाम दे देता हूँ मैं सर्कल को C1, इसको C2, इसको C3, इसको CN, इस तरह से। अब देखो सर्कल इस तरह ड्रॉ करने हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है हमने, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है सपोज देयर आर सम सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ एफ ऑफ जेड, यानी A1 A2 AN जो है इसके सिंगुलर पॉइंट है ना, जिसके ऊपर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। अब हम क्या करते हैं, वी ड्रॉ सर्कल्स विद द सेंटर्स A1 A2 AN such that circles are denoted by C1 C2 CN such that not overlap and lies completely inside C। यहाँ पर क्या कह रहा है वो कि A1 A2 को लेकर सेंटर मानकर हर एक के ऊपर हमको सर्कल बनाना है। किस तरह बनाना है कि वो जो है पूरी तरह से ये जो C है इसके अंदर आना चाहिए पहली चीज़, और दूसरी चीज़ वो ओवरलैप नहीं होने चाहिए, यानी कि एक के ऊपर एक नहीं आने चाहिए। यानी हम ऐसा रेडियस ढूंढेंगे जिसके ऊपर हमको सर्कल बनाना पड़ेगा, और जो पूरी तरह से इसके अंदर आने चाहिए, फिगर के अंदर आना चाहिए, और एक दूसरे को ओवरलैप भी नहीं करने चाहिए, ठीक है। और वो जो सर्कल बनेंगे उसको हम C1 C2 C3 CN इस तरह से नाम से उसको हम डिनोट करेंगे, ठीक है। अब देखो कॉचीज थ्योरम क्या कहता है, तो कॉची थ्योरम की हमने डेफिनेशन एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर एफ ऑफ जेड अगर एनालिटिक हो ऑन ईच ऑफ द कॉन्टूर C1 C2 CN लाइज इनसाइड C। देखो हमने
एक कॉची थ्योरम के अंदर अगर हमने कोरोलरी पढ़ी थी कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक होता है सी के ऊपर, अगर कोई फंक्शन एनालिटिक होता है कोई सी के अंदर, देखो तो यहाँ पर तो है, यहाँ पर तो हमको दिया हुआ है कि एनालिटिक है सी के अंदर, ठीक है। और उसके साथ साथ अंदर जो हमने कॉन्टूर बनाए हुए हैं C1 C2, देखो यहाँ पर C1 C2 C3 Cn, इस तरह से जो हमने यहाँ पर कॉन्टूर बनाए हुए हैं इनके ऊपर भी एनालिटिक अगर वो होता है तो हम क्या कह पाएंगे वहाँ से कि सी एफ ऑफ जेड डी जेड जो होगा वो तमाम कॉन्टूर के ऊपर लिए गए इंटीग्रेशन का समेशन होगा। समझ में आ रही है बात? हम क्या लिख कर बता सकते हैं, हमको पूरे बाहर वाले का इंटीग्रेशन लेना है, बाहर वाले कॉन्टूर पे अगर हमको इंटीग्रेशन लेना है तो हम क्या कर सकते हैं, सबके ऊपर पर्टिकुलर एक एक करके हर एक सर्कल के ऊपर इंटीग्रेशन लेंगे और सबको जोड़ देंगे तो हमको टोटल इंटीग्रेशन मिल जाएंगे। ये कहती है कॉचीज कोरोलरी। लेकिन बशर्ते ये कि शर्त ये है कि वो अंदर के कॉन्टूर के ऊपर भी अपने एनालिटिक होना चाहिए। तो इसके ऊपर तो वो है ना। और हमने क्या पढ़ा है कि वो इनसाइड भी है, देखो ने कहा क्या कहा है, इनसाइड भी, यानी कि अंदर भी वो एनालिटिक है, अंदर भी वो क्या है, एनालिटिक है। यानी कि क्या होगा, सिर्फ देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, इसके ऊपर नहीं है एन के अंदर, एन जो पॉइंट है इसके ऊपर नहीं है, A3 जो पॉइंट है इसके ऊपर नहीं है, लेकिन इनसाइड यानी कि इसके अंदर पूरे के पूरे पोर्शन के अंदर है वो, बस चंद इन पॉइंट को छोड़कर। समझ में आ रही है बात? अगर इसको पॉइंट को छोड़ दिया जाए तो इसके अंदर ये पॉइंट भी आता है, ये पूरी फिगर के अंदर ये वाली बाउंड्री भी आती है, तो इसके ऊपर भी एनालिटिक होगा। अगर A1 को छोड़ दे तो C1 के ऊपर भी होगा, A2 को छोड़ दे तो C2 के ऊपर भी होगा, यानी कि सारे कॉन्टूर के ऊपर वो क्या रहेगा, एनालिटिक रहेगा। समझ में आ रही बात? इसलिए हम यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, फिर क्या कह सकते हैं यहाँ से कि बाहर वाले का जो इंटीग्रेशन आएगा वो किसके इक्वल रहेगा, C1 एफ ऑफ जेड का इंटीग्रेशन डी जेड प्लस C2 एफ ऑफ जेड डी जेड, इस तरह से Cn तक के हम यहाँ पर लिख पाएंगे उसको, ठीक है। उसके बाद हमको पता है कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू हम किस तरह लिखते हैं, समेशन एन वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ये लॉरेंट सीरीज दी हुई है, ये लॉरेंट सीरीज दी हुई है ए एन जेड माइनस ए रेस टू एन। मैंने बोला था आपको कि ए एन के साथ उसको बाजू में लिखते हैं और बी एन के नीचे लिखते हैं। तो बी एन के लिए उन्हें क्या लिखा है यहाँ पर, बी एन के लिए इस तरह लिखते हैं हम, देखिए समेशन एन वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए रेस टू एन प्लस समेशन एन वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी बी एन अपॉन जेड माइनस ए रेस टू एन। हाँ, तो उसने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर उसने खोल कर रखा, यहाँ से उन्हें मतलब एक्सपांशन को खोल कर रखा हुआ है। तो पहले यहाँ पर क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे तो उसको क्या मिलेगा यहाँ पे, b1 अपॉन जेड माइनस ए रेस टू 1, तो यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद 2 रखेंगे तो मिलेगा b2 अपॉन जेड माइनस ए स्क्वायर अप टू सो ऑन, इस तरह मिलेगा, ठीक है। देन कोएफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड माइनस ए, अब देखो इसका कोएफिशिएंट कौन है, b1 है, तो b1 जो रहेगा एफ ऑफ जेड का पोल रहेगा, एफ ऑफ जेड का क्या रहेगा, वो रेसिड्यू रहेगा, रेसिड्यू रहेगा किसके ऊपर, ए पोल के ऊपर, ठीक है। तो हम बी एन को किस तरह लिखते हैं, 1 अपॉन 2 पाई आई सी एन एफ ऑफ जेड जेड माइनस ए एन माइनस 1 डी जेड, है ना, इस तरह लिखते हैं। एन को शुरू करते हैं 1 2 अप टू एन तक के, ठीक है। ये आपको सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमने क्या बोला है कि रेसिड्यू जो है ए का वो कौन है, b1 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनकी जगह 1 पुट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे 1 अपॉन 2 पाई आई, एन की जगह 1 पुट करेंगे, फिर एफ ऑफ जेड, फिर जेड माइनस ए, यहाँ पे इनकी जगह 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ देखो जेड माइनस ए रेस टू 0 यानी कि 1, यानी यहाँ पर क्या बचेगा, फिर हमारा b1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आई कॉन्टूर एफ ऑफ जेड डी जेड, है ना, ये बचेगा यहाँ पर, है ना। अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, दरअसल मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, ये वाले की वैल्यू निकालनी है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। मुझे काम किससे, इंटीग्रेशन से, तो मैं क्या करूँगा, ये वाला जो है 1 अपॉन 2 पाई आई यहाँ पर जो है इसको उधर भेज दूँगा, तो देखो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, फिर उसकी वैल्यू मुझे यहाँ पर क्या मिलेंगी, देखो अगर मैं 1 अपॉन 2 पाई आई को उधर भेज देता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पाई आई इंटू b1, और यहाँ पर क्या बचेगा, c1 एफ ऑफ जेड डी जेड, है ना। तो यहाँ पर मुझे मिलेगा c1 एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आई, लेकिन b1 क्या है, b1 है रेसिड्यू है एफ ऑफ जेड, जेड इज इक्वल टू a1 का। अगर आप चाहे, आपको ये नहीं याद हो रहा है तो आप ये ना लिखते हुए, ठीक है, आप ये ना लिखते हुए या फिर इतना ना करते हुए, ठीक है, आप डायरेक्टली यहाँ से ये लिख सकते हैं, c1 एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू
2 पाई आई रेसिड्यू एफ ऑफ जेड जेड इज इक्वल टू A1। ये C1 के लिए निकालना, उसके बाद C2 के लिए करेंगे तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे 2 पाई आई रेसिड्यू जेड इज इक्वल टू A2 एफ ऑफ जेड। ठीक है, Cn के लिए करेंगे तो एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आई रेसिड्यू जेड इज इक्वल टू AN एफ ऑफ जेड। इस तरह करेंगे यहाँ से। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से निकालना है सबका समेशन, क्योंकि मुझे फाइंड क्या करना है सी एफ ऑफ जेड डी जेड। तो मुझे यहाँ पर सभी की वैल्यू की एडिशन करना पड़ेगी। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, देखो इसकी वैल्यू क्या आई है C1 के लिए 2 पाई आई रेसिड्यू एफ ऑफ जेड जेड इज इक्वल टू A1। ये वैल्यू किसकी आई है, इसकी वैल्यू आई है, ये इसकी वैल्यू आई है। तो यहाँ से मुझे इसकी वैल्यू मिल रही है पहले। उसके बाद C2 की वैल्यू क्या आई है, सिर्फ यहाँ पर A2 होगा, बाकी सब सेम रहेगा। उसके बाद Cn के लिए यहाँ पे AN रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, सबको जोड़ दूंगा मैं, और 2 पाई आई में यहाँ से कॉमन निकाल लूँगा, क्योंकि इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर रहे हैं ना हम। यहाँ पे सबकी समेशन है, सबकी पर्टिकुलर वैल्यू रखने के बाद सबको जोड़ देंगे, वहाँ से 2 पाई आई कॉमन निकलेगा। तो यहाँ पर बचेगा रेसिड्यू एफ ऑफ जेड जेड इज इक्वल टू A1 प्लस रेसिड्यू एफ ऑफ जेड जेड इज इक्वल टू A2 प्लस अप टू रेसिड्यू जेड इज इक्वल टू AN एफ ऑफ जेड, ये बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा 2 पाई आई, और ये सब क्या है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, देखो A1 का रेसिड्यू, फिर A2 का रेसिड्यू, फिर A3 का रेसिड्यू अप टू AN का रेसिड्यू, इसी को हम डिनोट करते हैं समेशन ऑफ R से। तो यही हमको यहाँ पर प्रूफ करना था, यानी हमने यहाँ पर क्या प्रूफ किया, सी एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई समेशन ऑफ R। यानी हम अगर हमको किसी का इंटीग्रेशन लेना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2 पाई आई करना पड़ेगा, और जितने भी पोल आ रहे हैं वो कॉन्टूर के अंदर उनकी एडिशन कर देनी पड़ेगी, सिर्फ उन सब की पोल का रेसिड्यू निकाल के उनकी एडिशन करना पड़ेगी।